ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ वक्त खड़े ने भानु प्रताप जी। भानु प्रताप बहुत ही सीनियर वकील हैं और पीछे आपने इनको सुना भी है सिंघू बॉर्डर पर बोलते हुए। सो काफ़ी बुनियादी नुक्ते इन्होंने उठाए थे, तो आज इनसे बात कर रहे हैं। तो भानु प्रताप जी, आपका स्वागत है। साझा पंजाब टेलीविज़न टोरांटो के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए, हम पहले भी बात कर रहे थे कि संविधान की एक किस्म की उल्लंघना की है इस सरकार ने, जो स्टेट का इशू है उसमें इन्होंने कानून बना दिए हैं। अब क्या सोच? नहीं, ये बिल्कुल सच है। देखिए, जिसको जो अधिकार है और संविधान ने जितना आपको अधिकार दिया है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर आप उसके बाहर जा रहे हैं तो न केवल आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि इस देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। और इस देश की जनता, जिसका भला सोचना, जिसका भला करना आपकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक और कानूनी, आप उसका भी अपमान कर रहे हैं, उसको बर्बाद करने का आप काम कर रहे हैं। जो कृषि विषय एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची है, उसमें ये राज्य का विषय है। मतलब संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां दी गई हैं। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, यानी जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो केंद्र सरकार के सब्जेक्ट हैं। उसमें 97 यानी 97 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नंबर 2 स्टेट लिस्ट, राज्य की लिस्ट, उसमें 66 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और नंबर 3 जो कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची है, उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इस सरकार ने जो कानून ये बनाया है, ये दोनों कानून समवर्ती सूची की जो संख्या 33 पर ट्रेड एंड कॉमर्स है, यानी व्यापार और वाणिज्य, उसको जबरदस्ती जो है कृषि में घुसेड़ा इसने, सरकार ने, जबकि वो विषय नहीं है। जो विषय है वो राज्य के अंतर्गत, जो राज्य की लिस्ट है उसमें 14वें नंबर पर कृषि यानी एग्रीकल्चर विषय है। तो मतलब ये राज्य का विषय है, आपको कोई अधिकार नहीं है। नंबर 2 जो 28वें नंबर पर है, उस 28वें नंबर पर मार्केटिंग विषय है। और ये जो आप मंडी समिति और ये सबके विषय में मंडी समिति की तर्ज पर आप निजी मंडियां बना रहे हो, तो ये मंडी समितियों का जो मार्केटिंग का सिस्टम है वो भी 28वें नंबर पर राज्य का है, आप उसको कर रहे हो। एपीएमसी जो बनाई गई है वो राज्यों ने बनाई है, केंद्र सरकार ने नहीं बनाई है। तो जो अधिकार आपको है नहीं, वो अधिकार जबरदस्ती आप लेके और तानाशाही तरीके से कानून बना रहे हो, तो ये कानून गलत है। तो ये कानून, यही बात सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी है इस कानून को रद्द करने के लिए। ठीक है, आपकी बात, ये संविधान की वायलेशन है बहुत बुरी तरह से, पर किसान तो इसके खिलाफ सड़कों पर है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो। आप बोल रहे थे कि जितनी भी वकील कम्युनिटी है वो इस आंदोलन के साथ है, बार भी इसके साथ है, कुछ और भी आपने बताया 60,000 दिल्ली के वकील आपके साथ हैं। तो अदालत में चैलेंज करने की कोई परिस्थिति बन रही है? देखिए, अदालत में चैलेंज करने की ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? अदालत में ऑलरेडी 3 रिट फाइल की गई हैं, आपको मालूम है। एक रिट फाइल की गई है कि भाई जो ये धरना है, ये जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को हटाया जाए, एक रिट ये फाइल की गई है। एक रिट इस विषय में फाइल की गई है कि इस धरने की वजह से कोरोना फैलने की संभावना है, इसलिए बीमारी जो महामारी है वो फैल सकती है, इसलिए इस धरने को हटाया जाए। और तीसरा जो है, इन तीनों कानूनों को रद्द करने का एक पिटीशन वो डाली गई है, जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, भारतीय किसान यूनियन का एक भानु गुट जो है वो उन्होंने डाली है। कई लोग मुझे समझ लेते हैं मैंने नहीं डाली, क्योंकि मेरा इस देश की अदालतों पर कोई विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? उसके कारण है, बहुत बड़े कारण है। पिछले 3 साल से अगर आप देखें तो कोर्ट का कोई फैसला ऐसा नहीं है जो देश के हित में आया हो, देश की जनता के हित में आया हो। सारे के सारे जो फैसले आ रहे हैं वो सरकार के पक्ष में आ रहे हैं, सरकार के भले के लिए आ रहे हैं, इसलिए मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो जहां तक उसकी बात है कि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज ऑलरेडी है। कानून की अगर बात करते हैं, ऑलरेडी चैलेंज है। बात यह है, क्या अदालत उसको देख रही है या अदालत डरी हुई है?
मुझे जो समझ में आया पीछे जो जिस समय इस पर सुनवाई होनी थी, उस दौरान जो अदालत ने कहा कि भाई हम इस धरने को नहीं हटा सकते क्योंकि किसानों को संवैधानिक अधिकार है, ये उनका मूल अधिकार है आंदोलन करना और अपनी आवाज उठाना, तो हम उसको नहीं हटा सकते। तो समझ में आ गया अदालत को कि आंदोलन कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कितना व्यापक है। इसलिए एक बात। दूसरा, उन्होंने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ भी इस कानून को रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की। यह जरूर कह रही है अदालत कि हम किसानों को सुने बिना इसे नहीं करेंगे। पर मेरा आपके माध्यम से अदालत से यह आग्रह है, मैं यह जानना चाहता हूं, ये तीनों कानून, जो एग्रीमेंट वाला कानून है मात्र 11 पेज का और उसमें 25 धाराएं हैं, जो दूसरा कानून है निजी मंडियां आप जो ला रहे हैं वो 10 पेज का और मात्र 20 उसमें सेक्शन है, और जो आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव किया है, संशोधन किया है, वो मात्र 1.5 पेज का है। कुल मिला के ये 23 पेज के कानून हैं। अदालत को नहीं चाहिए इन्हें अच्छी तरह से पढ़ ले। दूसरा, अगर नहीं पढ़ पाए तो कम से कम इतनी ही चीजें बार बार आ रही हैं कि संविधान का जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, उसी में देख ले कि जो कानून बनाया गया है वो स्टेट लिस्ट में है, केंद्र का है ही नहीं। दूसरी बात जो बड़ी गंभीर बात है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नंबर 2, यह सेक्शन जो अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 19 में, एग्रीमेंट वाले में, और उसमें जो है शायद सेक्शन 14 में है। दूसरा, आप जो देखें इसमें एक चीज और कही गई है कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी, ना तो केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार, ना राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेदार, ना ही कोई एसडीएम, ना ही कोई एडीएम, ना ही डीएम, कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ उसके खिलाफ कोई भी ना तो सिविल सूट फाइल होगा, ना ही कोई आपराधिक मामला उसके खिलाफ दर्ज होगा, और ना ही कोई और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इसका मतलब यह हुआ कि एसडीएम, एडीएम जो भी कर दे, सरकार जो भी कर दे, कर दिया, किसान मरता हो मर जाए, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब जो हमारी गर्दन काटने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनके हाथों हमारी गर्दन कटेगी, उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। और अदालत को हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया। क्या केवल यही 2 चीजें काफी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को रद्द करने के लिए? और भी कुछ चाहिए उसको, अदालत को? आप कह रहे हैं कि आपका विश्वास नहीं है। पिछले 3 साल से जैसे डिसीजन आ रहे हैं, आपने ये भी बोला कि शायद अदालत डरी हुई है। क्या आपको लगता है कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन हैं जिनका सियासीकरण कर दिया गया, अदालत के ऊपर भी एक सरकार का प्रेशर अब काम करने लगा है? नहीं, काम नहीं करता है। अफसोस, इस बार अदालतों के ऊपर सरकार का प्रेशर काम कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, सब लोगों से पूछता हूं, आप बताइए। आप अयोध्या के मसले में फैसला आया सरकार का, उसका सुप्रीम कोर्ट का, हजारों पेज से ज्यादा बड़ा वो फैसला था, तकरीबन 1300 पेज का था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह सही है, वहां पर कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना यह सही है, वहां पर कोई पूजा नहीं होती थी। यह सही है कि वहां पर मस्जिद थी। यह भी सही है कि मस्जिद ही तोड़ी गई। उस सब के बाद दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पढ़ाया, इसी तरह से सुधा भारद्वाज विदेशों में पढ़ के आई और वहां से पढ़ के आदिवासियों के लिए काम कर रही, उनको भी बंद कर रखा है। 83 साल के बुजुर्ग फादर स्टैनले, जिनको बीमारी है पार्किंसन की, हाथ कांपते हैं, उनको आपने गिरफ्तार करके बंद कर दिया। तो सरकार को सोचना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा भी कोई और दुरुपयोग हो सकता है। तो ये दुरुपयोग है, इसी के लिए बनाया क्योंकि जो सरकार काम करने जा रही है उसी में ये सारी चीजें काम आएंगी। ये कानून आपको क्या संभावना लग रही है कि आने वाले समय में और कौन-कौन से किस तरह के बिल पेश और पास हो सकते हैं? देखिए, मैं नहीं जानता कि उनकी उसमें क्या क्या उनके वो सब करना चाहेंगे। हमारा केवल एक है, आप संविधान के खिलाफ काम करोगे, और उससे भी कहीं ज्यादा जब आप देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए काम करोगे, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो कर सकते हैं, तानाशाह बने हुए हैं और हम जानते हैं कि तानाशाही आपकी कायम रहे, उसी के लिए आपने
देश की सेना को सीधे अपने हाथ में लिया है। तीनों सेनाओं के ऊपर एक आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठाकर विपिन रावत को सीधे सेना को अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब जो सेना आज तक राष्ट्रपति के हाथ में थी, अब से पहले आपने राष्ट्रपति के हाथ से लेके सेना को सीधे प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया और सीधे जो है उनके प्रति उत्तरदायी उसको विपिन रावत को सीडीएस को बना दिया। इसका मतलब ये है कि आप ये काम किस लिए कर रहे हैं? तानाशाही के लिए। क्योंकि जो तानाशाह होता है, जो अपनी हर बात को जबरदस्ती देश की जनता पर थोपना चाहता है, वही व्यक्ति सेना को अपने हाथ में लेता है। इसीलिए उन्होंने ये किया है। लेकिन अब अति हो चुकी है। आंदोलन के लिए पूरा देश अब सड़क पर है। लगातार ये काफिला, ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और अब इस पूरी गंदगी को साफ करके ही ये आंदोलन रुकेगा, उससे पहले नहीं। संविधान कैसे बचेगा? संविधान यही बचाएंगे। जो आंदोलन करने वाले किसान हैं, इनके साथ में जो मजदूर हैं, जो एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे लोग देश के आज आंदोलन कर रहे हैं, मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के पास सारी न्यूज है। यहाँ भी जो सब कुछ हो रहा है, कोई ना कोई इंटेलिजेंस का आदमी होगा, सब उनके पास खबर जा रही है। तो उन्हें मालूम है कि आंदोलन कितना व्यापक है, जड़ें इसकी कितनी गहरी हैं और कितना मजबूत है। इसी आंदोलन से साफ होगा सब कुछ। और मैं तो यही कह रहा हूँ, बेहतर सरकार के लिए यह है जितनी जल्दी हो सके हाथ जोड़ के किसानों से, देश के लोगों से माफी मांगे, मुझसे गलती हो गई और तीनों कानून वापस ले लें, एमएसपी को कानून बना दें। अगर नहीं हुआ, चाहे जितना समय लग जाए, आंदोलन रुकेगा नहीं और मजबूत होगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार, बीजेपी, आरएसएस को उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो देश के लोगों के पास संवैधानिक ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके तहत हम विदेशी सरकारों से या किसी तरीके से या यूनाइटेड नेशंस का इंटरफेयर करा सकते हैं? नहीं, देखिए, यूनाइटेड नेशन का इंटरफेयर ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा,